नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिए गए स्रोतों के जरिए मराठों के उदय की कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है कि कैसे दक्कन का एक समूह छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक हुआ और अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शायद सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो सवाल ये उठते हैं, मराठा कौन थे? शिवाजी ने ये स्वराज कैसे स्थापित किया? उनके शासन, उनकी संस्कृति की मुख्य बातें क्या थीं? और फिर अंत में उनका पतन कैसे हुआ? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि मराठा थे कौन। महाराष्ट्र के मूल निवासी मराठी भाषी लोग। 13वीं सदी में यादव वंश का पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत आई और उसी दौर में भक्ति आंदोलन ने एक तरह से कहें तो एक जमीन तैयार की। बिल्कुल। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास जैसे संत, इन्होंने मराठी भाषा को, सामाजिक चेतना को बहुत मजबूत किया और यही राजनीतिक संगठन की नींव बनी। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन मतलब वो एक राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। सही कहा। ये सिर्फ तलवार की बात नहीं थी। एक साझा पहचान, एक आत्मसम्मान की भावना, वो इन संतों ने जगाई थी। और इसी जमीन पर 1630 में जन्म हुआ शिवाजी का, शाहजी और जीजाबाई के बेटे। कमाल की बात है, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने किले जीतने शुरू कर दिए। सपना था स्वराज्य का, अपना संप्रभु राज्य। उनकी सोच देखिए। उस जमाने में उन्होंने एक नौसेना स्थापित की। ये तो बहुत आगे की सोच थी। हाँ बिल्कुल, उस समय के हिसाब से तो एक क्रांतिकारी था। और उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, पहाड़ों का इस्तेमाल, तेजी, अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंका देना, कमाल था। उनकी जिंदगी की कुछ घटनाएं तो बहुत मशहूर हैं, जैसे प्रतापगढ़ में अफजल खान का सामना और वो वाघ नख का इस्तेमाल। हाँ, बड़ी चतुराई से। फिर शाइस्ता खान पर रात में हमला, आज के जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लगता है जी। सूरत की लूट, जिसकी खबर कहते हैं लंदन तक पहुंची थी। अच्छा, लंदन गैजेट में। हाँ, और फिर आगरा में औरंगजेब की कैद से वो मिठाई की टोकरियों में छिपकर निकलना, वो तो कमाल ही था। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। और देखिए, उनकी दूरदर्शिता सिर्फ जंग तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने दक्षिण में वो डच लोग जो भारतीयों को गुलाम बना रहे थे, उसका भी विरोध किया था। अच्छा जी, ये उनके मानवीय मूल्यों को दिखाता है। फिर 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, छत्रपति की उपाधि ली, अपना संवत भी शुरू किया, राज्याभिषेक शक। अपनी संप्रभुता का प्रतीक। बिल्कुल। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी, फिर राजाराम, उन्होंने मुगलों का कड़ा मुकाबला जारी रखा। रानी ताराबाई का नेतृत्व भी कमाल का था। जी हाँ। और जब औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद तो पासा ही पलट गया। हाँ, तब मराठे रक्षात्मक से आक्रामक हो गए और पूरे भारत में फैलने लगे। जी, लेकिन इस विस्तार के साथ एक बदलाव भी आया। जो शिवाजी का केंद्रीकृत राज था, वो अब थोड़ा विकेंद्रीकृत हो गया। मतलब पेशवा जो प्रधानमंत्री होते थे और दूसरे सरदार वो ज्यादा ताकतवर हो गए। बाजीराव प्रथम और फिर उनके बेटे नाना साहेब पेशवा, उनके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। उत्तर पश्चिम में पेशावर तक उनकी धाक थी। वो दौर था जब कहते थे कि दिल्ली भी मराठा घुड़सवारों की टापों से कांपती थी। बिल्कुल। लेकिन शायद इस तेज विस्तार की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। अनुशासन में कमी जैसी बातें। हाँ, कुछ जिक्र मिलता है, जैसे बंगाल अभियान में कुछ ज्यादतियों की बात स्रोत करते हैं। और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो एक बड़ा झटका था। झटका जरूर था, लेकिन मराठे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उन्होंने वापसी की। माधवराव प्रथम, फिर महादजी शिंदे, इनका नेतृत्व बहुत अहम था। 1771 तक तो उन्होंने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया था। अगर प्रशासन की बात करें, शिवाजी की व्यवस्था तो कमाल की थी। वंश के आधार पर पद नहीं, अधिकारियों को नकद वेतन, सैनिकों के परिवारों का ध्यान रखना। जी, ये बहुत आधुनिक सोच थी उस समय के हिसाब से। और उनका अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों की परिषद। हाँ, वो प्रशासन चलाने में मदद करती थी। हर मंत्री का अपना विभाग था और आय के लिए उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी कर लगाए। ये क्या थे? ये उन इलाकों से वसूले जाते थे जो सीधे मराठा नियंत्रण में नहीं थे। बदले में मराठे उन इलाकों की बाहरी हमलों से रक्षा की गारंटी देते थे एक तरह से। अच्छा। उनकी सेना में पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, बारगीर जिन्हें राज्य से घोड़े हथियार मिलते थे, और शिलेदार जो अपने लाते थे। और नौसेना, कान्होजी आंग्रे का नाम आता है। जी, बहुत मजबूत नौसेना थी। और किले
किले तो मराठा शक्ति की रीढ़ थे। सांस्कृतिक तौर पर भी शिवाजी का योगदान अहम है। प्रशासन में फारसी की जगह संस्कृत और मराठी को बढ़ावा दिया। राज व्यवहार कोश नाम का शब्दकोश भी बनवाया। हाँ, उनकी शाही मोहर भी संस्कृत में थी और वो दूसरे धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। उनके बाद भी रानी ताराबाई हो या देवी अहिल्याबाई होलकर, इन महिलाओं ने भी शासन बखूबी संभाला। अहिल्याबाई ने तो पूरे भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, महेश्वर की बुनाई को बढ़ावा दिया। उनका काम अद्भुत है। और दक्षिण में तंजावुर के मराठा शासक, हाँ, उनका योगदान भी कम नहीं। खासकर राजा सरफोजी द्वितीय। कला, संगीत, आज का जो कर्नाटक संगीत है उसके विकास में उनका बड़ा हाथ है। अच्छा। नृत्य मतलब भरतनाट्यम की जड़ें भी वहां से जुड़ती हैं। चिकित्सा के लिए धन्वंतरी महल बनवाया, एक रिसर्च सेंटर जैसा। और सबसे अनोखी बात, प्रिंटिंग प्रेस, किसी भारतीय शासक द्वारा स्थापित पहला प्रेस था वो। ये तो वाकई कमाल है। संस्कृति का एक अलग ही संगम। पर 18वीं शताब्दी के अंत तक हालात बदल गए। जी, अब अंग्रेज मैदान में आ चुके थे और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मराठा ही थे। बिल्कुल। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए 1775 से 1818 तक। और आखिरकार मराठा शक्ति कमजोर पड़ गई। वजह आपसी फूट, अंग्रेजों की बेहतर रणनीति। दोनों ही बातें थी। अंदरूनी कलह बहुत थी और अंग्रेज संगठनात्मक रूप से और शायद तकनीकी रूप से भी बेहतर साबित हुए। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा असल में मुगलों से नहीं छीना, बल्कि मराठों से। हाँ, मराठों से छीना। ये एक अहम बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो संक्षेप में देखें तो मराठे भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि से उभरे, शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य बने, नई प्रशासनिक सैन्य रणनीतियां अपनाई और एक गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी। उनका स्वराज्य का आदर्श वो बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी प्रेरणा बना। जी, ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे एक क्षेत्रीय ताकत राष्ट्रीय प्रभुत्व तक पहुंच सकती है, कैसे वो स्थापित साम्राज्यों को चुनौती दे सकती है और फिर कैसे अंदरूनी और बाहरी कारणों से उसका पतन भी हो सकता है। ये सत्ता के बनने, बिगड़ने, उसके हस्तांतरण की जटिलताओं को दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि शिवाजी ने अपनी नौसेना से ओमान जैसे दूर देशों तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने यूरोपियन नौसैनिक वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश भी की थी। सोचिए, अगर मराठा अपनी आपसी एकता बनाए रखते और यूरोप की जो तकनीकी तरक्की हो रही थी उसके साथ कदम मिला पाते, तो क्या आज भारत का भविष्य, भारत का नक्शा कुछ और होता?